बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी इंडेक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स को देखते हैं इसकी को। आप देखेंगे कि यहाँ इंडेक्स में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टोटल चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे 21, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें से 21 में से आपका ये एक एक्स्ट्रा दिखेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड दूसरा है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, मींस आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स ये मैं इसमें दूंगा, जो पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स होंगे, पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लोग, कि आपके एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन होंगे वो, ये दोनों ही पार्ट आपको तब समझ आएंगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। रीजन है कि मैं आपसे बोलूं कि पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस, पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस में सारे के सारे चैप्टर्स होंगे, तो आपको समझ ही तब आएगा जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे। और दूसरी साइड में अगर मैं आपसे बोलूं कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको तभी समझ आएंगे क्योंकि ये सारे के सारे सिलेबस से होंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब आपको समझ आएंगे। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इंडेक्स डिस्कस नहीं करूंगा। रीजन है कि इंडेक्स में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको नाम तक समझ नहीं आएंगे चैप्टर्स के, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आप अगर यही मेरी बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास होती तो शायद मैं इंडेक्स एक बार को डिस्कस कर रहा होता, मैं बता रहा होता ये चैप्टर आप पहले पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़ा हुआ है या कितना पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर आपका सब कुछ ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसका जो है चैप्टर नंबर 1 से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं होगा। रीजन है कि आपको कुछ भी अभी समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको चैप्टर 1 पूरा करा दूं, फिर चैप्टर 2 और फिर चैप्टर 3, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, एटलीस्ट 2 या 3 क्लासेस, उसके बाद आपको क्लासेस समझ में आना शुरू हो जाएंगी सीक्वेंस में। लेकिन अभी मैं जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स है, उससे आपको थोड़ा सा फैमिलियर कराऊंगा। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, व्हाई द नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अराइज। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, हम इसमें करेंगे क्या, सीखेंगे क्या, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसे अप्लाई कहाँ करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा टाइम न लगाते हुए बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही मैं बोलता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग के, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस हैं वो काफी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल में मैं आपको जो डिस्कस करूंगा मेन 3 ब्रांचेस ही डिस्कस करूंगा। ओके, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 आपने सुनी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th, क्लास 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छे से की हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसे आप जनरल में करते थे। दूसरा काम आप क्या करते हैं, दूसरा काम जो करते हैं वो करते हैं लेजर बनाना, जिसे करते हैं आप लेजर बनाते हैं। ओके, जनरल नहीं, आप बनाएंगे लेजर। दूसरा काम आप करेंगे लेजर बनाने का। तीसरा काम जो आप करते थे वो करते थे समरी, जिसे बोलते हैं ट्रायल, जिसे बोलते हैं हम ट्रायल,
समराइजेशन, पहला होता था रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन समराइजेशन। समराइजेशन में आप बनाते थे ट्रायल, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, यही करते थे हम लोग। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जो करते थे वो रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, समराइजेशन करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो सारी दे देती थी क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ये तो बता देगी कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ये बताएगी कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, बट क्या वो ये बता पाएगी कि किस प्रोडक्ट ने कितना कमा के दिया और कितना लॉस करा दिया? आप सोचिए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, इज इट पॉसिबल कि वो चारों तरीके के प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे पाए? नहीं। आप सोचिए कि अगर आप 4 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं और आप मटेरियल परचेज करते हैं और कॉमन मटेरियल है चारों के लिए, तो क्या होगा, वो सिंपल परचेज की एंट्री डाल देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, जिससे भी आपने परचेज किया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो परचेज करने के बाद में आपको ये बता पाए कि इस डिपार्टमेंट ने इतना मटेरियल यूज कर लिया, इस डिपार्टमेंट ने इतना मटेरियल यूज कर दिया, इस डिपार्टमेंट ने इतना मटेरियल यूज कर दिया? नहीं। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता पाएगी कि लेबर का खर्चा सभी डिपार्टमेंट्स पे इंडिविजुअली कितने कितने रुपए का हुआ? वो आपको ये तो बताएगी कि टोटल सैलरी कितनी दी आपने। ऑफकोर्स सैलरी आप पे कर रहे हैं, आप कैश पे कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप रिकॉर्ड करेंगे सैलरी से अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना कैश किस डिपार्टमेंट में गया, कितना कैश किस प्रोडक्ट के ऊपर गया, कितना लेबर आपने पे किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये नहीं बता पाएगी। आपको ये नहीं बता पाएगी कि किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये एक पहला ड्रॉबैक, इस चीज को दूर करेगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज बताएगी। दूसरा ड्रॉबैक जिसे दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं बता सकती, वो ये कि प्रोडक्ट बनकर कितने में तैयार हुआ, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। आप समझिए कि ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, क्या आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बता पाएगी? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल क्या करती है कि ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, सैलरी पे की, ऑल दीज आर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट आप समझिए, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ये बता पाएगी कि ये प्रोडक्ट बनके कितने में तैयार हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। इसमें कितने रुपए का मटेरियल लगा बता पाएगी? कितने रुपए की लेबर लगी बता पाएगी? कितने के एक्सपेंसेस हुए बता पाएगी? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाती, और इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आपको आना पड़ता है फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको जो देगी वो देगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे सकती, वो ये कि अगर आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना हो कि मुझे इसे बेचना कितने में है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सोचिए, इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए इसको कितने रुपए में बेचूं, तो आप बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट तो बताइए सर। जब तक आप हमें कॉस्ट नहीं बताएंगे, हम इसका सेलिंग प्राइस कैसे बता दें? हो ही नहीं सकता कि आप बिना कॉस्ट जाने सेलिंग प्राइस बता दें। और सोचिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट ही नहीं बताती, तो सेलिंग प्राइस तो डिटरमाइन करने की बात ही नहीं आती। यही एक और ड्रॉबैक है जिसको दूर करने के लिए। फोर्थ थिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है मैं ये बताऊं, या ये कहूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अपना रोल है। आपको प्रॉफिट पता करने होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है।
आपको डेटर्स के बैलेंस पता करने हैं कि आपको किससे कितना रुपया लेना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है। किसको कितना देना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग लेने का मतलब ये है कि आपने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट को लगा लिया या कॉस्ट अकाउंटिंग अडॉप्ट कर ली तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई काम नहीं रह गया, फाइनेंशियल अकाउंटेंट को फायर आउट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्सटीट्यूट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये हेल्प करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है कुछ डिसीजंस लेने में। जो जनरली मैनेजर्स को जो इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाती तब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देती है। आप ये समझिए कि आज बिजनेस करना कितना मुश्किल हो गया है। जो बिजनेसमैन है उन सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप किसी के भी मुंह से सुन सकते हैं ये वर्ड की कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि कंपटीशन, आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है, जिसे बोलते हैं ना गांव। गांव एक छोटी सी जगह होती है, वर्ल्ड भी एक ग्लोबल विलेज हो गया है। आप सोचिए कि आपको कहीं पर भी पहुंचना हो 4 घंटे 6 घंटे में हम अपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। कहीं भी बात करनी हो बड़े आसानी से हम तुरंत फोन लगा के बात कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, कोई भी गुड्स सेंड करने हो, बड़ा आसान हो गया है। इसीलिए आज कंपटीशन केवल लोकल्स में नहीं रह गया, कंपटीशन इंटरनेशनल हो चुका है। और जब आप इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे होते हो तो इंपॉर्टेंट होता है अपने प्राइजेस को सही रखना। आप सोचिए, क्या आप अपने प्राइजेस को बढ़ा सकते हैं? नो। आप इंडिया में देखिए, चाइना बड़े सस्ते प्रोडक्ट लेके आता है इंडिया में और इंडियंस को मजबूर करता है अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस नीचे लाने के लिए। अब सोचिए, प्रोडक्ट के प्राइजेस तो आपने नीचे ले लिए उसे कंपेट करने के लिए, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। दूसरी साइड में अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो आपको केवल एक ही रास्ता है, वो है कॉस्ट कम कीजिए। उनसे सस्ता बना पाएंगे तो आप उनसे ज्यादा कमा पाएंगे, अदरवाइज आप लॉसेस में जाएंगे। आप समझिए इस चीज को कि अगर आप उनसे सस्ता नहीं बना रहे हैं, आप सोचिए कि अगर वो आपसे सस्ता बना रहे हैं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम सेगमेंट है कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट का प्राइजेस आप बढ़ा नहीं सकते। सामने वाला ये दूसरा कंपटीटर आप ही के जैसा प्रोडक्ट सस्ता बेच रहा है, आप सेलिंग प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। या आप ही के रेट में बेच रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को महंगा पड़ता है और मैं इसके प्राइजेस बढ़ा दूं, मुझे महंगा बनता है मेरी फैक्ट्री में, मैं इसके प्राइजेस बढ़ा दूं। पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्राइजेस बढ़ा के और फिर काम कर पाए, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपने क्या करना होगा इस सिचुएशन में, आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। जब तक आप कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करना। देखो, कॉस्ट रिड्यूस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी को नीचे लेके आना। मैं वेस्टफुल कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, जो बचाई जा सकती है, जो इजीली बचाई जा सकती है। पहले आपको ये देखना होगा कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो रही है, और देन आफ्टर आपको ये देखना होगा कि कहां कहां पर आप कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, कॉस्ट को कहां कहां कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि कॉस्ट एसरटेन कैसे करते हैं एंड देन आफ्टर कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। आप देखेंगे जब मैं पढ़ा रहा होगा, एक चैप्टर होगा मटेरियल इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर एक चैप्टर होगा मटेरियल कंट्रोल। पहले मैं सिखाऊंगा मटेरियल है क्या, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कहां कहां कैसे कैसे इसका रिकॉर्डिंग है, एप्रोप्रिएशन है, सारी चीजें सिखाऊंगा। और देन आफ्टर से लास्ट में जाके मैं एक और चैप्टर आएगा जिसमें मैं बताऊंगा मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल, वेस्टफुल मटेरियल जो लग रहा है उसे कैसे कंट्रोल करें। आप कोशिश करें कि अब मटेरियल वेस्ट ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट जो 5 kg में बन सकता है, उसके लिए आपके यहाँ का लेबर 5.5 kg लगा रहा है, 5.5 kg, दैट मीन्स ½ kg वेस्ट। वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आपका प्रोडक्ट महंगा तैयार होगा और फिर आपको सरवाइव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कंपटीशन में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होते। जब कंपटीशन होता है तो आप ज्यादा मार्जिन नहीं ले सकते, एक नॉर्मल मार्जिन पे आपको काम करना होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने प्राइजेस को
जेन्युइन रखें, और दूसरी साइड में अगर आपको प्रॉफिट्स बढ़ाने हो तो कोशिश करें कि कॉस्ट कंट्रोल की जाए। तो वो काम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस करने के लिए। थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर, जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले थर्मामीटर से आपके बॉडी का टेम्परेचर जज करते हैं। थर्मामीटर जस्ट लाइक दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्मामीटर क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह काम करता है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप समझिए। थर्मामीटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह काम करता है। थर्मामीटर का काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को जज करना। जैसे ही आप उसे लगाएंगे और डॉक्टर ने देखा कि अरे ये तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बट ये तो 101, 102 है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन बॉडी, कुछ तो गलत है। ये तो समझ आया कि कुछ तो गलत है, बट क्या ये समझ आया? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, नॉर्मल होना चाहिए 98.4, बट उससे कम है, 96 है, 94 है। डॉक्टर फिर कहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनका टेम्परेचर इतना कम या इतना ज्यादा, मीन्स समथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन बॉडी। बट व्हाट एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है? ब्लैंक, नहीं पता। मुझे ये तो पता है फीवर है अगर टेम्परेचर ज्यादा है, बट किस वजह से ये पता है? वो मेडिसिन लेने के लिए कोशिश करता है तो सबसे पहले बोलता है रिपोर्ट करानी पड़ेगी। छोटे मोटे डॉक्टर्स हो सकते हैं कि कुछ एक दिन, एक दो दिन, या छोटे मोटे नहीं, या कोई भी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली वो आपको डायरेक्टली मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर अजम्पशंस कि आजकल वायरल चल रहा है तो वायरल की वजह से हुआ होगा या कोई और रीजन। लेकिन अगर आप 2-4 दिन में भी ठीक नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो एक ही चीज करेगा, रिपोर्ट करा लीजिए। हो सकता है आपको चिकनगुनिया हो सकता है आपको मलेरिया हो सकता है कुछ और हो, तो आप रिपोर्ट करा लीजिए जिससे मुझे एग्जैक्टली पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाऊँ। सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिलेशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो बताएगी कि प्रॉफिट है या लॉस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो बताएगी कि प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि रीजन क्या है इस प्रॉफिट या लॉस के। आप समझिए, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताती है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, आपने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग करने के बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आया, क्या आप उसे ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट क्यों हुआ या लॉस क्यों हुआ? उसके लिए तो डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा, कैसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस है, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो वही चीज है कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल्ड एनालिसिस है। उसी जिस तरीके से वहां पर डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि एक्चुअल में उस पर्सन को बीमारी क्या है जिससे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, सेम उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में। मैंने इसमें कुछ फर्स्ट चैप्टर की कुछ चीजें डाली हुई हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस नहीं चलेगा अभी 2-3 क्लासेस में, देन आफ्टर हम कंप्लीट चैप्टर पे आएंगे। अभी मैं 2-3 चैप्टर्स में रहूंगा क्योंकि एक ही चैप्टर को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं 2-3 चैप्टर्स में रहूंगा एक साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। मैं जो पढ़ा चुका हूं जनरली वही टर्म्स आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैं बोल चुका था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, एंड हैड बीन डेवलप्ड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये क्यों डेवलप्ड हुई है? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए, या मैं कहूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं, मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें जरूरत होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को जरूरत होती है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड नहीं करा सकती। तो उन रिपोर्ट्स को या उस इंफॉर्मेशन को
हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है, इसीलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप करना पड़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। जनरली वो रिकॉर्ड्स किस लिए बनाते हैं? जिससे P&L और बैलेंस शीट बनाई जा सके। और P&L और बैलेंस शीट बनाने का उनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट पता लगाना ऑन अ पर्टिकुलर डेट या फाइनेंशियल पोजीशंस को पता लगाना ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यहां लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस दैट द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज मेकिंग एंड ऑल्सो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वही है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए ही की जाती है, या डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए जनरली। ये लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट टू कंट्रोल इन अ जनरल वे द मेजर फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस। आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कुछ चीजों को तो कंट्रोल कर लेती है, जैसे फाइनेंस कंट्रोल करना है, कैश कंट्रोल अच्छा होता है विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कर लेती है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, बट डिटेल्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ दीज डिविजन्स आर लैकिंग। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं बता सकती आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर आर 4 डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं बता पाती। तो देखिए ऐसा होता है कि किसी किसी बिजनेस में जनरली 2 या 4 मैनेजर होते हैं, या 4 डिपार्टमेंट हैं और चारों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं। कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस चीज को नहीं बता पाएगी कि कौन सा मैनेजर ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा से अच्छे से वर्क कर रहा है। वो जनरली लास्ट में आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बता देंगे, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छे से वर्किंग हो रही है। ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आपको डिटेल में बता पाएगी किस डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छे से वर्किंग हो रही है, किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा है, किस डिपार्टमेंट में लॉसेस हो रहे हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने बता दिए, अगेन एक बार मैं बस रीड करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सेम वही चीजें। नो क्लियर आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल, हो सकता है इस साल आपके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, हो सकता है इस साल आपके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, बट प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मैनेजर बहुत अच्छा है या मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मे बी ड्यू टू द हाई डिमांड, जस्ट डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में शॉर्टेज है, इस साल क्रॉप खराब हुई, इसीलिए आप ही केवल अकेले इंपोर्टर हैं गुड्स को, तो लोकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंच पाया, तो आपकी डिमांड ज्यादा हुई, इसीलिए आपने प्रॉफिट अर्न कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर एफिशिएंट है। या हो सकता है कि इस साल मेरे बिजनेस में काफी ज्यादा लॉसेस हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से हम लोग प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजर खराब है, मैनेजर इनएफिशिएंट है ना। मैनेजर तो ठीक है, वो अपने वर्क को तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बट ड्यू टू द ट्रेड डिप्रेशन, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, वी आर नॉट एबल टू जनरेट सेल्स। तो मीन्स लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उनकी डाउन है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो केवल ये बोल देगी लॉसेस हैं। आप चाहेंगे कि लॉसेस हैं, अच्छा एक काम करो, इस मैनेजर को रिप्लेस कर देते ना। हो सकता है ये मैनेजर ज्यादा अच्छे से काम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मेरा एक पहले जो मैनेजर थे, वो प्रोडक्ट जब बनता था तो प्रोडक्ट एक एक्स नाम का प्रोडक्ट है जिसे बनाते थे, जिसमें मटेरियल
₹5 का लगता था पहले, लेबर ₹3 की लगती थी और एक्सपेंसेस ₹2 के होते थे। टोटल मिला के ₹10 हमारी कॉस्ट आती थी, जिसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट, और इसे हम सेल्स कर देते थे ₹12 में, और हमें प्रॉफिट होता था पर यूनिट, एक यूनिट पर ₹2 का। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड होती थी मार्केट में, टोटल यूनिट सोल्ड जो होती थी 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो 1 लाख तो टोटल प्रॉफिट जो पूरे साल का आता था वो कितना आता था? टोटल प्रॉफिट आता था 1 लाख इंटू 2 मीन्स 2 लाख रुपीस। कितने रुपए? 2 लाख रुपीस। अच्छा, ये मैनेजर 1 के टाइम पे था। अब हुआ मैनेजर 2। मैनेजर 2 ने क्या किया कि अच्छे से काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल वेस्ट होता है, तो उस मटेरियल को कंट्रोल किया, और ड्यू टू द मटेरियल कंट्रोल जो मटेरियल की कॉस्टिंग आने लगी वो आने लगी 4.5 पर प्रोडक्ट। जैसे पहले क्या होता था कि ज्यादा मटेरियल लगता था, वेस्ट होता था, तो ₹5 का मटेरियल खर्च हो जाता था, बट अब क्या है कि केवल 4.5 का ही लग रहा है, क्योंकि वेस्टेज बचा दी है। लेबर को कंट्रोल किया हुआ है कि वो वेस्टेज ना करे, और मोटिवेट करके उसे ज्यादा काम दिया जा रहा है कम टाइम में, तो इसीलिए वो एक यूनिट पर यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है वो भी 2.5, और एक्सपेंसेस ₹2 के ही है। टोटल मिला के जो काम तैयार हो रहा है वो हो रहा है ₹9 में, और आज भी हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो आज भी हमारा ₹12 है, और इसीलिए हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है ₹3। बट इस साल आपकी जो सेल्स हुई है वो हुई है केवल 50,000 यूनिट्स, और इसीलिए आपका जो प्रॉफिट बन रहा है इस साल वो हो रहा है 50,000 इंटू ₹2 मीन्स 1 लाख। और सेल्स कम होने का रीजन है कोविड-19। ऑफ कोर्स सारे के सारे बिजनेसेस के साथ ये इश्यूज हैं। तो आप मुझे इतना सा बताइए, क्या मुझे मैनेजर 2 को रिप्लेस कर देना चाहिए? क्या मेरा मैनेजर 1 ठीक था? ना, मैनेजर 2 ही ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि ये ₹3 पर यूनिट कमा के देता है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर इसने यूनिट ज्यादा बेची, यहाँ कम बेची, लेकिन कम बेचने के पीछे इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी खराब नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस वाले सेगमेंट में तो आपको देखेंगे 2 लाख रुपए के प्रॉफिट। ये तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स, और यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स। आपको तो लगेगा कि आपके पहला वाला मैनेजर ज्यादा अच्छा था, लेकिन जब आप उसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि नहीं, यहाँ पर आके कि तो ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट में, और यहाँ पर कितने का हो रहा है? ₹2 का। लेकिन ये ₹3 या ₹2 पता कैसे चल रहे हैं? कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद में। ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम था, मटेरियल इतने का, लेबर इतने का, एक्सपेंसेस इतने के। विदाउट कॉस्ट अकाउंटेंट आप ये काम नहीं कर सकते। समझिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने ही पहले बताया कि ये पिछले साल तक आपको प्रोडक्ट इतने का तैयार होता था, इतना प्रॉफिट होता था, और इस बार प्रोडक्ट आप उससे सस्ता तैयार हो रहा है और प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज हो गया है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहां पर कुछ ट्रेड डिप्रेशन की वजह से ये इस तरीके की सिचुएशन हुई। तो आपको ये समझना होगा कि कभी कभार ऐसा होता है बिजनेस में कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ना बता पाए कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। चलिए पढ़ते हैं बुक में। Financial accounting doesn't give a clear picture of operating efficiency when prices are rising or decreasing on account of inflation and trade depression.
It is possible that profits may be more or less not because of efficiency or inefficiency but because of inflation or trade depression. हो सकता है कि मार्केट में डिप्रेशन आए या इन्फ्लेशन आए तो जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम या ज्यादा हो किसी पर्सन की। मैंने आपको पहले भी बताया कि वीकनेस नॉट स्पॉटेड आउट, वीकनेस नॉट स्पॉटेड आउट का मतलब कहां पर प्रॉब्लम है ये नहीं बता सकता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया थर्मामीटर वाला, कि थर्मामीटर से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर समथिंग रॉन्ग, बट व्हाट ये नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ये पता नहीं चलेगा। इसको पता करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहां मैं बता रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीकनेस नहीं बताएगी, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम बताएगी, ओवरऑल प्रॉब्लम बताएगी कि समथिंग रॉन्ग, लॉस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों आ रहे हैं। हो सकता है आप 4 प्रोडक्ट बनाते हो, किसी एक प्रोडक्ट में लॉस हो जो इतने ज्यादा हो कि वो बाकी के जहां प्रॉफिट हो रहे हैं वहां के प्रॉफिट्स को भी कंज्यूम कर जाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट बनते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ए प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है 2 लाख रुपीस का, बी प्रोडक्ट आपको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट दे रहा है, एंड सी प्रोडक्ट आपको 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट 4 लाख रुपीस का लॉस दे रहा है। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो ओवरऑल जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके से नहीं बताती कि ए में कितना, बी में कितना या सी में कितना, वो तो सीधे सीधे बताएगी कि ओवरऑल आपको 1 लाख रुपए का लॉस है। सीधे सीधे क्या बोल देगा, 1 लाख रुपए का लॉस है। वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि प्रॉफिट कहाँ है, कितना है, किस डिपार्टमेंट में। वो कहेगा 1 लाख का लॉस है। आप बताइए, अगर आपका 1 लाख का लॉस है तो आपको किस डिपार्टमेंट को सुधारने की जरूरत है, किस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, ए, बी या सी। या तो सी को बंद करना होगा या सी में आपको इंप्रूवमेंट लाने होंगे। आप समझिए ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यानी कि तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बना दें कि नहीं तीनों डिपार्टमेंट नहीं अच्छा करना पड़ेगा, नहीं हो सकता। अगर आप सभी चीजों को कंट्रोल करने चलेंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम पता करनी होगी कि कहां प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज ओनली द नेट रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एज अ होल। मींस नेट रिजल्ट बता देगा कि 1 लाख का लॉस है। इट डजंट डिस्क्लोज और इंडिकेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जॉब, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट। इट डजंट डिस्क्लोज, ये हटा देना और इंडिकेट कर देना। इट डजंट डिस्क्लोज और इंडिकेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे ये ए, बी, सी, हर एक प्रोडक्ट का, इनका अलग अलग नहीं बताएगा वो कि कितना प्रॉफिट या लॉस है। इट डजंट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, किस वजह से कहां कमियां हैं ये नहीं बताएगा। इट डजंट टेल where the weakness is because it discloses the profit of a business as a whole। ये पूरे के पूरे बिजनेस का एक बार में पूरा प्रॉफिट बताएगा कि पूरा प्रॉफिट या लॉस कितना है, ये इंडिविजुअली नहीं बताता। इसीलिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है, वही थर्मामीटर वाला, इसे मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूं, आप इसे अपने आप कर लीजिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको कॉस्ट ही पता नहीं होगी तो क्या आप उसके सेलिंग प्राइस को पता लगा पाएंगे। नॉट हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट नोन। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता ही नहीं चलेगी। ये मार्कर कितने का बन रहा है, मेरे यहाँ 5 लाख मार्कर बनते हैं पूरे साल में, बट एक मार्कर कितने का बनता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाएगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बनता कितने का है, आप इसका सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते। इसीलिए आपको सेलिंग प्राइस पता करने के लिए जरूरी है कि आप इस मार्कर की कॉस्ट का पता लगाएं, और ये तब पता चलेगी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे। ओके, तो इसीलिए है क्या, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, एक और बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स इन हिस्टोरिकल डेटा। किसमें डील करती है, हिस्टोरिकल डेटा में। मींस जो हो चुका,
आप किसी को सैलरी दे दीजिए, उसके बाद में रिकॉर्डिंग होगी, परचेज कर लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी। आप उससे पहले से ये रिकॉर्ड नहीं करवा सकते कि फ्यूचर में मैं इतने रुपए की सेल्स करूंगा, आप रिकॉर्ड कर दो ना। हो जाएगी सेल्स तो रिकॉर्ड हो जाएगी, उससे पहले नहीं हो सकता। फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होंगे आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट से नहीं पता लगा सकते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देती ही नहीं। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप फ्यूचर के कुछ एस्टिमेट्स लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनालिसिस। पास्ट की कुछ कॉस्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर को जज कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। इट्स नॉट एक्यूरेट, सी एक्यूरेटली नहीं पता लगा पाओगे, लेकिन हाँ आप एस्टिमेट्स लगा सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स इन हिस्टोरिकल डेटा एंड इन्फॉर्म अबाउट द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, जो आप ऑलरेडी कॉस्ट लगा चुके हैं उसको बताएगी। इट प्रोवाइड्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे खास बात ये पहले से नहीं बता पाएगी कि इस साल में हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, एस्टिमेट से भी नहीं बता पाएगी कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, ये तो केवल और केवल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगी। इट डजंट डील्स इन एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स में भी डील नहीं करती कि आपको फ्यूचर के कुछ एस्टिमेट्स दे पाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और इट डजंट प्रोवाइड डे टू डे कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स, और डेली के कितने कॉस्ट आ रही है ये भी आपको विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पता चल पाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपको कॉस्ट ही नहीं बता सकती तो कंट्रोल तो करने की बात ही नहीं आती। तो नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट with the help of the financial accounting you are not able to control the cost of a product. Today the world has become a global village. मैंने बोला कि जो वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरीके से है, एंड बिजनेस फेस कंपटीशन वर्ल्ड वाइड। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस ग्लोबल इकोनॉमी कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। मैंने आपको बोला कि कॉस्ट कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है। आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपके पास में कंपटीशन है। आप ऐसे मार्केट में बैठे हैं जहां आपको सरवाइव करने के लिए प्रोडक्ट के प्राइजेस कंपटीटर्स की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करने होते हैं। तो आप अपने खुद के प्राइजेस तो डिसाइड नहीं कर सकते या उन्हें नहीं इंक्रीज कर सकते सोलली, लेकिन आप कॉस्ट तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल करें। आई एम नॉट सेइंग कटिंग द कॉस्ट, कॉस्ट कट करके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट को कंट्रोल करना है। वेस्टफुल एक्शंस जो हो रहे हैं, वेस्टफुल पैसे जहां खर्च हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना है, और वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे कैसे ये सिखाते हैं इन चीजों को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट मेंटेन कंट्रोल ऑन मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने इतना पढ़ लिया 3-4 साल, आपको कहीं पर भी नहीं लगा होगा कि इन्होंने मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने की कहीं बात की है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें। मैं आपसे एक चीज पता करना चाहता हूं। कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल, इस मोबाइल को बनाने में क्या लगा, इसकी कॉस्ट निकालनी है मुझे, कैसे पता चलेगी? सिंपल सा है, आपसे बोला जाए कि बताइए ये मोबाइल कितने रुपए में बनके तैयार हुआ, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भैया एक काम करिए, आप पहले मुझे इतना बताइए, या सर आप पहले मुझे इतना बताइए कि इसमें आपका मटेरियल कितने का लगा। आप सबसे पहले मुझसे मांगेंगे मटेरियल के खर्चे, कि मटेरियल कितने का लगा। दूसरा, आपने लेबर कितने की लगाई, और तीसरा, कुछ खर्चे हुए हैं तो अलग से वो बता दीजिए। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अच्छा, इस मोबाइल के लिए आप ये पूछ रहे हैं, अच्छा इस पेन को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए। आप अगेन मुझसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, आप इस पेन को बनाने में आपका कितने का मटेरियल लगा, कितने का लेबर लगा, कितने के एक्सपेंसेस हुए, ये बता दीजिए। उनका टोटल जो होगा वो आपका कॉस्ट होगी। अच्छा, मैंने कहा ये शर्ट, इस शर्ट को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए। आप अगेन पूछेंगे मटेरियल मींस फैब्रिक कितने का था, लेबर मींस जो टेलर थे जिन्होंने इसे जिसने स्टिचिंग की कितने रुपए खर्च लिए उन्होंने, और कुछ अगर एक्स्ट्रा खर्चे आपने किए हैं इसके ऊपर तो वो बता दीजिए। मींस अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट निकालनी हो तो हमें सबसे पहले उसमें
उसके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हम उसके कॉस्ट निकाल सकते हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, मैं आपसे कह रहा हूं पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स। ये देखिए मटेरियल्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर एंड थर्ड एक्सपेंसेस। तीन ही होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या होता है? अगर कोई मुझसे पूछे मटेरियल क्या होता है, मटेरियल is the most important element of cost because without material we can't imagine to produce any goods। बिना मटेरियल के बनाइए, नहीं पॉसिबल है। बिना मटेरियल के नहीं बन सकता, बिना मटेरियल के शर्ट नहीं बन सकती। अब समझिए, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जब आप कॉस्ट निकालने बैठेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे इसमें मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है। ओके, मटेरियल ऑल्सो कंसिस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। जनरली आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में ज्यादातर जो खर्चा होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर लेबर के खर्चे ज्यादा होते हैं मटेरियल सस्ता होता है, जहां लेबर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं, जनरली ऐसा होता है कि मटेरियल ज्यादा का होता है और बाकी के खर्चे कम होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर बनाइए आप, फर्नीचर में वुड की कॉस्ट ज्यादा होगी या लेबर के चार्जेस ज्यादा होंगे? आप घर बनाइए, घर में ब्रिक्स के, सीमेंट के चार्जेस ज्यादा होंगे या फिर जो वर्कर्स हैं उनकी लेबर चार्जेस ज्यादा होंगे? ऑफ कोर्स मटेरियल के चार्जेस ज्यादा होंगे। यही है मटेरियल क्या है कि मेजर पोर्शन कवर करता है। ओके, मटेरियल। लेबर क्या है? किसी प्रोडक्ट को बनाते समय जनरली उसे प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ऑल्टर करने के लिए, उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं वो लेबर चार्जेस होती है। लेबर कॉस्ट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लेबर, ओके, लेबर इज ऑल्सो नोन एज, लेबर मीन्स आप वर्कर मत समझिए, लेबर चार्जेस हैं ये। लेबर चार्जेस मीन्स वेजेस। ओके, वेजेस। और एक और खास बात कि आप जब यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं तो वेजेस एंड सैलरी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का याद हो कि वहां वेजेस होगा तो आप उसे अलग रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी होगा तो उसे आप पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, वेजेस को आप ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग देयर इज नो डिफरेंस, चाहे वेजेस हो या सैलरी हो, उसे लेबर की, लेबर या लेबर चार्जेस एक ही बात है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। ओके, तो आप इसमें कोई डिफरेंस ना करें। लेबर यूज टू प्रोड्यूस ऑल्टर द प्रोडक्ट। ओके, लेबर किस लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। नया प्रोडक्ट बनाना है तो आप लेबर चार्जेस देते हैं। ऑल्टर करना है मीन्स कुछ चेंजेस, पुराना प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करने, ओके, या जो चीजें बनाई जा रही हैं उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है। ओके, प्रोडक्ट की ऑल्टरेशन में, प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों में जो भी आप पे करते हैं वो क्या होते हैं? लेबर चार्जेस होते हैं। एक्सपेंसेस, मैं बात करूंगा एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आर टर्म एज एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो भी आपका लग रहा है, मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब क्या है आपका? ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आर टर्म एज एक्सपेंसेस। फॉर कॉस्टिंग पर्पस, expenses may be classified into two broad categories, direct expenses and indirect expenses। अभी डिटेल में बात करेंगे। अगेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर लौटते हैं। अभी मैंने आपको बताया दे आर थ्री एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर वन मटेरियल, एंड नंबर टू लेबर, एंड नंबर थ्री एक्सपेंसेस।
Material further subdivided into two parts, direct material and indirect material. ऐसे ही labor further subdivided into two parts, direct labor and indirect labor. Expenses further subdivided into two parts, direct expenses, indirect expenses. Okay, तो समझिए there are three elements. कौन कौन से? There are three elements: material, labor, expenses. Okay, material, labor, expenses. material कितने टाइप के? material दो टाइप का. ओके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. लेबर कितने टाइप के? दो टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस कितने टाइप के? दो टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके, तो समझिए कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पता करने हैं कि कौन कौन से हैं. मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं. इसके बाद में आपने क्या करना है, इन्हें सब डिवाइड करना होगा दो पार्ट्स में. डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. मैं बात करता हूं डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? सोचिए, डायरेक्ट मटेरियल क्या है. इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है, लाइक ये शर्ट है, इस शर्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. ये पेन है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. आप जिस चेयर पे बैठे हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है. ये जो मोबाइल है क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. पता है, बड़े आसान से पता चल सकता है. देखते हैं, मैं एक सिंपल सा वर्ड बोलूंगा, आप आराम से बता पाएंगे डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. आप बस इतना बताइए, किसी भी प्रोडक्ट में जिसे आप बड़े इजीली कि ये इस चीज से बना है, बड़े इजीली एंड कन्वीनियंटली, बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि इसके बिना तो ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता. इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना करने पड़े, जिसे बड़े आसानी से आप पता लगा सकें. विदाउट फैब्रिक नो फैब्रिक, डायरेक्ट मटेरियल. विदाउट प्लास्टिक नो डायरेक्ट मटेरियल. जिस चेयर पे आप बैठे हैं, मे बी वुडन हो, मे बी प्लास्टिक की हो. वुडन है तो विदाउट वुड नो डायरेक्ट मटेरियल. प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक, डायरेक्ट मटेरियल. किसी भी प्रोडक्ट में जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वही आपका डायरेक्ट मटेरियल है. ओके, इसे डायरेक्टली एलोकेट किया जाता है. आप समझिए कि अगर एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 2 में कितने लगेंगे, 4. 3 में कितना लगेगा, 6. मींस जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ऑटोमेटिकली कंजप्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीजेस. आप समझिए, डायरेक्ट मटेरियल के कंजप्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डिक्रीज करेगा जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा. ओके, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल. देखते हैं, पढ़ते हैं. डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन बी इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट. ओके, direct materials also directly allocated to a particular product, job and process. किसी भी प्रोडक्ट में जिसे आप आसानी से बता सकें कि ये इसके ऊपर लगा है. ये अभी मैं लाइन अगेन एक बार आएगी तो मैं समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल. अभी आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, या मैं कह देता हूं, मैं इसे पेंडिंग कर देता हूं, अभी मैं समझा दूंगा. डायरेक्ट कॉस्ट वेरी, वेरी मीन्स चेंज, वेरी मीन्स आप लिख सकते हैं यहां पर चेंज. डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. मैंने अभी समझाया कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे या कम करोगे तो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम उसकी कॉस्ट कम या ज्यादा होती चली जाएगी. एग्जाम्पल है टिम्बर इन द फर्नीचर.
क्लॉथ इन दी गारमेंट, पेपर इन दी बुक्स एंड गोल्ड इन ज्वेलरी। फर्नीचर का मैं दे चुका हूं, गारमेंट्स का मैं दे चुका हूं, बुक में पेपर्स, एक बुक बनाओगे पेपर्स 100 रुपए के लग रहे हैं, 2 बुक बनाओगे तो 200 के लगेंगे, 4 बुक बनाओगे तो 400 के लगेंगे। ओके। गोल्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में गोल्ड, ज्वेलरी में आप उसे इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे बुक्स में पेपर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, दीज आर द डायरेक्ट मटेरियल्स। ब्रिक्स एंड सीमेंट इन दी बिल्डिंग, बिल्डिंग में सबसे पहले आप जाके देखते हैं तो क्या दिखता है, ब्रिक्स एंड सीमेंट के बिना तो इसे इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ओके, दीज आर द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये अभी मैं समझा दूंगा, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, अभी इसी के बाद में आने वाला है थोड़ी देर में। ओके, 2 लाइनें मैंने पेंडिंग की और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये क्या है। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल जस्ट इसका अपोजिट, जैसे इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं इसमें देखूं बिना फैब्रिक के नहीं बन सकता, लेकिन हाँ ऐसा है कि केवल फैब्रिक से नहीं बनता, और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। थ्रेड, विदाउट थ्रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा, लेकिन बड़े आसानी से पता लगा सकते हो कि थ्रेड कौन सा यूज हुआ, कितना यूज हुआ, नहीं। ओके, बहुत, जैसे आप फर्नीचर में फेविकॉल यूज होता है, नेल्स मींस कीले यूज होती हैं, बट क्या इजीली आइडेंटिफाई होती है कितनी कीले लगी है? इसी तरीके से उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इसका एक्चुअल में खर्चा जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम कम या ज्यादा नहीं होता। इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, जिसे आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता किसी भी प्रोडक्ट में। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली नॉट एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जॉब है प्रोसेस, इसे आसानी से पता नहीं लगा सकते। ये भी मैं डायरेक्टली, ये मैं पेंडिंग कर देता हूँ। इनडायरेक्टली मटेरियल मे नॉट वेरी डायरेक्टली एलोकेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, हो सकता है कि जितना ज्यादा करो उतने ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगे, या कम करो तो उतनी कम लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। डायरेक्ट में जरूरी होता है कि ऐसा ही होगा कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की बढ़ेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इतने ज्यादा खर्चे भी बढ़े। एग्जांपल्स के लिए मैं आपको दे चुका हूं, नेल्स यूज्ड इन फर्नीचर मींस कीले, थ्रेड यूज्ड इन स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, ये पेंडिंग कर दे रहा हूं, अभी समझाऊंगा है क्या। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ओके, जैसे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर पहले एक बार मैं समझा लेता हूँ, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे कि है क्या। देखिए डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, आपको समझना हो तो सिंपली आप ये समझिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लेबर तो लगेगी, लेकिन देयर आर 2 टाइप ऑफ लेबर्स। एक होती है जो डायरेक्टली उसके ऊपर इंगेज होती है, जैसे हम बोलते हैं कि इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, जैसे इजीली हम पता लगा सकते हैं कि इसने ये काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसने काम किया, देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्कर्स आल्सो, उनके बिना वो काम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक शोरूम से आप फर्नीचर खरीद के लेके आए, आपको सिंपली क्या दिख रहा होता है, डायरेक्ट मटेरियल में तो वुड दिख रही होती है, लेकिन डायरेक्ट लेबर में कारपेंटर, विदाउट कारपेंटर तो काम नहीं हो सकता। ओके, कारपेंटर के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर ऐसा नहीं है कि केवल कारपेंटर ने काम किया, अगर जहां पर वो वुड से फर्नीचर बना वो काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हो सकता है काफी सारे कारपेंटर वर्क करते होंगे, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स हों जिन्होंने उन्हें सुपरवाइज किया, उन्हें डायरेक्ट किया कि ऐसे काम करना है, तो उनकी भी तो सैलरी जाती होगी, उन्हें भी तो पेमेंट होता होगा।
ये भी तो खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट लेबर है जिसे आप आसानी से पता नहीं लगा पाए कि ऐसा भी हुआ होगा। कुछ लेबर ऐसी होती है कि जो केवल हेल्पर जैसे बोलते हैं, जो साथ में हेल्प करती है, उसे भी तो आप पेमेंट करते हैं, बट वो प्रोडक्ट में आसानी से पता नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट जब मैं खरीद के लेके आया, मुझे पता है फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल है और एक टेलर जिस पर्सन ने इसे बनाया वो टेलर है, लेकिन केवल उन दो लोगों का काम नहीं है, वो केवल और केवल टेलर का काम नहीं है। उसके बाद में और भी कुछ हाथ थे जिन्होंने इसे पैकिंग की, जिन्होंने इसके ऊपर आयरन की, जिन्होंने इसकी फिनिशिंग की, लेकिन आपको शायद वो याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो सिंपली आपने देखना होगा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर भी डायरेक्ट मटेरियल की तरह है, इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह ही है, जिसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं किसी प्रोडक्ट में इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट लेबर, not easily and conveniently identified in the product known as the indirect labor. डायरेक्ट लेबर का खर्चा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है, वो एक बेड को बनाने के 1000 रुपए चार्ज करता है, तो ऑफकोर्स 4 बेड बनाएगा तो 4000 रुपए लेगा, 5 बेड बनाएगा तो 5000 रुपए लेगा। लेकिन सोचिए एक आयरन करने वाला है, जैसे मैंने 300 रुपए पर डे पे रखा हुआ है, वो एक शर्ट भी आयरन करेगा ना तो भी 300 लेगा, एवन 100 शर्ट्स भी ड्यूरिंग द डे आयरन करेगा तो भी वो केवल आयरन नहीं करता, वो एक आध तो काम और भी कर देता है। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअल में इसकी पर शर्ट आयरन कॉस्ट क्या आ रही है। ओके, तो उसे इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं, जिसे आप आसानी से पता लगा सके कि नहीं पर यूनिट में इसका कितना खर्चा आ रहा है, उसे हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। ओके, पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दैट लेबर कॉस्ट विच कैन बी इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, जॉब एंड प्रोसेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंगेज इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? जो एंगेज होती है इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। लेबर किस लिए? वुड से उसे फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वुड क्या है? टिम्बर क्या है? रॉ मटेरियल। उसे कन्वर्ट किस में करना था? फर्नीचर में। तो फिनिश गुड्स में फर्नीचर में कन्वर्ट किया ना, तो फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए जो आप उसे कॉस्ट पे कर रहे हैं वही आपकी क्या है? डायरेक्ट लेबर है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, और ऑल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट मींस अल्टर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंपोजिशन एंड कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंडीशन को अल्टर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है या न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इन सब के लिए जो आप उसे पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर इज इनकर्ड होली और स्पेशली, होली और स्पेसिफिकली फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। ये जनरल नेचर की नहीं होती कि एक वर्कर से आप 10 काम करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो पर्टिकुलरली जिस काम के लिए अपॉइंटेड होगा वही काम करेगा और उस काम के वो उतने रुपए लेगा। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इनकर्ड होली और स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। मींस डायरेक्ट लेबर के जो आप खर्चे करेंगे वो पर्टिकुलरली किसी काम के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेबर आती है जिसे आप काम नहीं बोलते, उसे कहते हैं जो भी काम होगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। आप उसे पर्टिकुलरली पता नहीं लगा सकते कि उसने कितने रुपए की खर्चे हुए। जैसे एक हेल्पर है, वो कभी इनके साथ काम करता है, कभी किसी और डिपार्टमेंट में जाके काम करता है, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। उसे सैलरी पर यूनिट वाइज नहीं मिलती, उसे सैलरी मिलती है पूरे दिन की। अब उसने किस यूनिट पे कितना खर्चा एलोकेट करना ये समझ ही नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मार्कर्स भी बनते हैं और दूसरी साइड में हमारे यहाँ पेन्स भी बनते हैं। एक हेल्पर है, वो मार्कर वाली यूनिट में आके भी काम कर लेता है, पेन वाली यूनिट में आके भी काम कर लेता है। डेली 300 रुपए मिलते हैं उसे।
क्या आप पता लगा पाएंगे कि उसके पर मार्कर पे मीन्स कितने रुपए की उसकी लेबर कॉस्ट आ रही है? नहीं पता चलेगा। लेकिन एक लेबर है जो मेरे यहाँ केवल इस डिपार्टमेंट में काम करती है, जो जिसे हम बोलते हैं कि डेली आपने एक मार्कर बनाया तो आपको 2 रुपए मिलेंगे, 10 मार्कर बनाए तो 20 रुपए, 1000 बनाए तो 2000 रुपए। को पता है ना, स्पेसिफिकली पता है ना कि 2 रुपए उस बंदे के खर्च होगा इसके ऊपर। ओके, ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर वेरीज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे वॉल्यूम, एक मार्कर बनेगा 2 रुपए खर्च हो रहे थे, 2 बन रहे थे 4, 200 बन रहे थे 400। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। ओके, एग्जांपल वेवर इन वेविंग यूनिट्स, जैसे बोलते हैं बुनकर, जैसे जो जनरली साड़ीज वगैरह या हैंडीक्राफ्ट में वेवर वेवर होते हैं जो उन लोगों के लिए। कारपेंटर इन फर्नीचर यूनिट्स, टेलर इन रेडीमेड वियर यूनिट्स, लेबर एम्प्लॉयड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन लोगों को जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर पे की जाती है। जैसे टेलर, उसे पर शर्ट का, जैसे रेडीमेड गारमेंट बनाने की मेरी फैक्ट्री है, मैं उसे पता है एक टेलर है, उसे मैं कैसे पे करता हूँ, एक शर्ट बनाओ 100 रुपए मिलेंगे, 2 शर्ट बनाओगे 200 रुपए मिलेंगे। ऑब्वियसली इसी तरीके से पे की जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, तो इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक शर्ट मेरे पास बन के आ गई तो मुझे पता है कि इसमें 200 रुपए का तो फैब्रिक लगा है और 100 रुपए की लेबर लगी। क्लियरली देखेगी कि अगर कोई मेरे पास शर्ट बन के आई तो ऑब्वियसली मुझे दिखेगी कि भाई 200 रुपए का तो मटेरियल ही लगता है एक शर्ट में, 100 रुपए मीटर से 2 मीटर का, और 100 रुपए लेबर के लगते हैं। ओके, लेकिन केवल इतने नहीं लगते, और भी बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, लेकिन अब उसे मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि इस एक शर्ट में कितने के लगते। ओके, वो कैसे पता चलेगा? अब वो मैं देखो, अब मैं आपको कोई क्लियरली नहीं बता सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, जैसे मैं 300 रुपए डेली देता हूँ, वो मेरे दोनों डिपार्टमेंट में मिलजुल के काम करता है, तो मुझे नहीं पता ना कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। वो तो मुझे तब मालूम पड़ेगी जब पूरे महीने में या पूरे दिन में मुझे मालूम पड़ जाए कि कितने प्रोडक्ट बने हैं और पूरे दिन में इसे 300 रुपए दिए। फॉर एग्जाम्पल दोनों जगह यूनिट मेरी बनके तैयार हुई 500, और मैं इसे डेली के मान लो पूरे दिन में बन के तैयार हुई 300 और मेरे को इसे देने हैं 300 रुपए, तो 1 रुपए का खर्चा इसका भी हो गया भाई। लेकिन ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। यही 600 बने होते तो 50 रुपए यूनिट होते, 900 यूनिट बनी होती तो यही और कम होता, यही बनी होती 100 तो 3 रुपए पर यूनिट का खर्चा होता। समझिए ना, तो ये इनडायरेक्ट है। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट में क्या होता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। wages paid to direct labor are termed as direct labor cost and form part of prime cost। ये मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जस्ट इसका अपोजिट, indirect labor is that labor which cannot be easily and conveniently identified in product, job or process। जिसे आप आसानी से पता नहीं लगा सकते। indirect material सॉरी लेबर करो, indirect labor may or may not vary directly with the volume of output। जरूरी नहीं है कि ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो हेल्पर जिसे बोलते हैं, वो डेली मुझसे 300 रुपए लेता है। डेली मुझसे 300 रुपए लेता है।
आज मेरे यहाँ 300 यूनिट बन के तैयार है, पर यूनिट कितने का खर्चा हो गया? 1 रुपए का। यही अगर मान लो 300 की जगह मेरे यहाँ अगले दिन 600 यूनिट बन के तैयार, कितनी? 600। मेरे लिए पर यूनिट खर्चा कितना हुआ? 50 पैसे का। तो ये वेरी नहीं किया ना अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आपने देखा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, यूनिट्स मैंने ज्यादा बनाई, बट उसके खर्चे नहीं बढ़े, इसीलिए इनडायरेक्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका ऐसा ही होगा, मे भी हो सकता है कि उसके खर्चे भी बढ़ जाते हो। तो ऐसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लेवल मे और मे नॉट वेरी, मे भी बढ़ भी सकती है और मे नॉट भी, नहीं भी बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। लेबर एम्प्लॉयड इन सिक्योरिटी, आप समझिए जो सिक्योरिटी के लिए एक लेबर, ऑफकोर्स जो वर्कर बाहर खड़ा होता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, क्या आप बता सकते हैं एक यूनिट में उसका कितने रुपए का खर्चा आ रहा है? कारपेंटर का पता लगा सकते हो कि 100 रुपए पर यूनिट वो लेता है एक बेड बना, या 1000 रुपए पर यूनिट लेता है वो एक बेड बनाने के। आप गारमेंट इंडस्ट्री में हो, गारमेंट इंडस्ट्री में आप पता लगा सकते हो कि एक शर्ट को स्टिचिंग करने के लिए जो टेलर है, कारपेंटर है, उस बंदे ने, वो सॉरी कारपेंटर नहीं, जो टेलर है उस बंदे ने 100 रुपए लिए। लेकिन आप सोचिए कि सिक्योरिटी गार्ड का पता लगा सकते हो कि एक शर्ट के ऊपर उसे कितने रुपए की सैलरी मिल रही है? बिल्कुल। लेबर एम्प्लॉयड इन टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, लेबर एम्प्लॉयड इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट है जिसे सैलरी मिलती है 10,000 रुपए महीने, पता लगा सकते हो एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की खर्चा है। और वैसे भी आप सोचिए कि किसी प्रोडक्ट में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे अकाउंटेंट की सैलरी भी लगी हुई होगी, आपको केवल एक ही चीज दिखती है जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्या? फर्नीचर में कारपेंटर को, और गारमेंट इंडस्ट्री में जब आप शर्ट खरीदते हैं तो आपको दिखता होगा केवल और केवल टेलर की कॉस्ट। तो मीन्स आप वहां ये नहीं देखते, लेकिन जिसने आपको शर्ट बेची, जिसने बनाई, उसने तो सारे खर्चे जोड़े होंगे तभी आपको दी होगी। जब टोटल कॉस्ट निकाली होगी तो सबको जोड़ा होगा ना। अकाउंटेंट की सैलरी वो अपने जेब से तो नहीं देगा, आपसे ही चार्ज करेगा, कस्टमर से ही चार्ज करनी है। तो ये सारे कैसे खर्चे हैं? इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं होती किसी प्रोडक्ट पर। ओके, अच्छा, wages paid to indirect labor are termed as indirect labor cost and are treated as part of overheads. Again pending, मैं केवल 2 लाइन है हर एक जगह पे मैं पेंडिंग की है, जो एक प्राइम कॉस्ट वाली, एक ओवरहेड वाली, जो जस्ट अभी आपको समझ आ जाएगी 10 मिनट में। इसके बाद अब मैं आता हूं एक्सपेंसेस वाले पार्ट पर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपली समझते हैं, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिकली ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, मैं काफी सारे खर्चे करता हूँ, रेंट देता हूँ। क्या पता चल सकता है कि मैं एक बच्चे के ऊपर कितना रेंट दे रहा हूं? नो। वाटर एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, पता चलते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कितने की बिजली लग गई, कितने का वाटर चार्जेस हो गए ना। लेकिन सोचिए कि मैं ये जो बुकलेट है पूरी की पूरी, एक जो नोट्स होते हैं वो पूरे के पूरे एक स्पाइरल करके देता हूं, जिसकी कॉस्ट मैं आपसे 150 रुपए लेता हूं हर बच्चे से। खर्चे मेरे हैं, हर बच्चे को देने में मुझे 150 रुपए का खर्चा आता है, 150। कैसा खर्चा? डायरेक्ट। कैसा खर्चा है? डायरेक्ट। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिकली ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। आप मुझे कोचिंग की फीस देते हैं, ओके? जब आप मुझे कोचिंग चार्जेस देंगे तो कोचिंग में आप क्या सोचेंगे कि कोचिंग में आपको मेनली क्या क्या कॉस्ट लगती है हमारी, आप जो पढ़ाते हैं वही, ओके? लेकिन जो नोट्स दिए वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
जो मैंने आपको नोट्स दिए वो मेरे कैसे जो मैंने आपको नोट्स दिए वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि पर स्टूडेंट मुझे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं ये मुझे पता है और मैं बड़े आसानी से पता लगा सकता हूँ। लेकिन सोचो इलेक्ट्रिसिटी का पर स्टूडेंट कितना खर्च हो रहा है नहीं पता लगा सकता, रेंट पर स्टूडेंट कितना ज्यादा है नहीं पता लगा सकता। ओके, तो इसीलिए it can be easily and conveniently identified with a specific job, contract or work order. It varies directly with the volume of output. ये चेंज होता है according to the volume of output. आउटपुट बढ़ेगा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आउटपुट कम होगा एक्सपेंसेस कम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे को नोट्स दूंगा 150 की खर्च है, दो बच्चों को दूंगा तो 150 इंटू 2, यहाँ तो 150 के एक को देने में 150 इंटू 2 300 और 150 इंटू 10 10 बच्चों के, तो ये क्या हो गए मेरे, तो ये अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होगा। एग्जाम्पल हायरिंग चार्जेस फॉर मशीन्स, आप एक मशीन किराए पे लोगे पूरे महीने के उसे 10,000 रुपये देते हो, ये आपका खर्च है एक मशीन किराए पे लेने का। या आसानी से पता लगा सकते हो कि एक मशीन को किराए पे लेने की कितनी कॉस्ट है। 100 मशीन लोगे तो उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, 4 लोगे 4 के लेने पड़ेंगे, तो ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट को आपने किराए पे लिया। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि जैसे कि आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके पर यूनिट पे आप कितने रुपए, एक्चुअल में एक एक्साइज डिपार्टमेंट है उसे देने होते हैं। जैसे कि 10% 500 रुपए का पीस है जो आपने बनाया, उसका 10% आपको पता है जाना ही जाना है 50 रुपए पर पीस। एक्साइज ड्यूटी किस चीज पे वेस्ट है, आउटपुट पे। एक बनाओगे तो 500, 2 बनाओगे तो 100, जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा देने होंगे, जितने कम बनाओगे उतने कम देने होंगे। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, अभी समझाता हूं, पेंडिंग लास्ट बचा है, इसके बाद में क्लास एंड करेंगे बस प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स को समझाते हुए। ओके, all indirect cost other than indirect material cost and indirect labor cost are termed as indirect expenses. indirect cost जितनी भी हैं जो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, लेबर से रिलेटेड नहीं है, वो सारी की सारी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। all indirect cost other than indirect material cost and indirect labor cost are termed as indirect expenses. It cannot be directly allocated to a particular product, job or process. मैंने बोला आपको, आप क्या पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि कितना रेंट किस पे जा रहा है, किस स्टूडेंट पे देना पड़ता है? क्या आप पर्टिकुलरली बता सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर स्टूडेंट कितने लग रहे हैं? नहीं, ये क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकता ना। नोट्स की कॉस्ट एलोकेट कर सकता था पर स्टूडेंट कितनी हो रही है, इसे नहीं कर सकता, तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इट कैन नॉट बी इजीली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर। इसे आप आसानी से पता नहीं लगा सकते। जब आप मुझे फीस देंगे तो आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगी नोट्स की कॉस्ट भी इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन क्या आप आसानी से पता लगा पाएंगे इसमें पानी की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है और रेंट की भी और बिजली की भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो भी तो मुझे आप ही से लेने हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी तरीके से हर जगह पर होता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें यही होता है कि उसमें वो सारे के सारे खर्चे जोड़ देते हैं। कुछ डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से एलोकेटेड होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे एलोकेटेड होते हैं। ओके, इट मे और मे नॉट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जरूरी नहीं है कि ये चेंज हो आउटपुट के अकॉर्डिंग। जैसे रेंट हुआ, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग, हीटिंग एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस, सारे मैंने बता दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। ये वर्ड अगेन एंड अगेन आपको परेशान कर रहा है, ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं फिर से ऊपर जाता हूं। यहां आते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बताया एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंसेस। ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल वो जिसे इजीली आइडेंटिफाइड किसी भी प्रोडक्ट में हम कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पाए। इनडायरेक्ट मटेरियल वो जिसे आसानी से नहीं पता लगा सकते किसी प्रोडक्ट में, लेकिन लगा है मटेरियल। ओके। डायरेक्ट लेवल वो जिसे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इस पर्सन के बिना, इस लेवल के बिना ये काम नहीं हो सकता, इस बंदे को सैलरी दिए बिना ये काम नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट लेवल है। जिसे आप आसानी से पता नहीं लगा सकते उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेवल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो पर्टिकुलरली किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली एलोकेटेड होते हैं, और जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेवल नहीं होते वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ओके। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिसे आप पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट के ऊपर हो रहे होते हैं। ओके। अब हम करते हैं, दो वर्ड आए थे, प्राइम कॉस्ट एंड, मैं समझा देता हूं। यहां आपने देखा एक तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तीन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अभी हमने पढ़े एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तीन मेन एलिमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके। अभी हमने पढ़े एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके। अभी हमने पढ़ा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मेनली तीन टाइप है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है। मटेरियल दो टाइप के, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो टाइप की, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस दो टाइप के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम इन्हीं से समझेंगे प्राइम कॉस्ट क्या होती है। अब एक चीज समझिए, किसी भी प्रोडक्ट में जो आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप इन तीनों चीजों को बड़े आराम से पता लगा सकते हैं तो मेजर पार्ट तो यही होता है। एक बात बताओ, किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होगा? मटेरियल पर, लेबर पर और एक्सपेंसेस पर, वो भी डायरेक्ट वाले पे। फैब्रिक पे ज्यादा खर्चा करोगे या थर्ड पर? ऑब्वियसली फैब्रिक पे। टेलर को ज्यादा दोगे या हेल्पर को? ऑब्वियसली टेलर को। तो यही है कि ये प्राइम कॉस्ट है या प्राइमरी कॉस्ट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉस्ट। इन तीनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड कर दो, आपकी प्राइम कॉस्ट निकल आई। ओके। अच्छा, इसके बाद में आप बात करो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ओवरहेड्स। क्या हो जाएंगे? ओवरहेड्स। एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम एग्रीगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाती है? ये हमारे ओवरहेड्स हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स मींस एग्रीगेट ऑफ, ओवरहेड्स मींस एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओके, अब हम इसे अपने नोट्स में देख लेते हैं कि ये कहां लिखे हुए हैं नोट्स में। ओके, मैं आपको इसे नोट्स में दिखा देता हूं कि ये आपको नोट्स में कहां लिखे हुए हैं। नोट्स में देखिए, ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं प्राइम कॉस्ट, आप देख पा रहे होंगे। प्राइम कॉस्ट मीन्स एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, कलर चेंज कर लेते हैं। ओवरहेड्स मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो जैसे ही आप इन सारे के सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो आप सीखेंगे। आज की क्लास में आपने सीखा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, and third one prime cost, and fourth one overheads.